दोपहर के समय मोहनलाल जी अपनी ड्यूटी पूरी करके जब भी घर की तरफ आते तो रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिलता, जो उनसे कहता, बाबूजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। मोहनलाल जी को उस पर दया आ जाती। वो उसे हर रोज ही कभी 20 रुपए तो कभी 50 रुपए दे दिया करते थे। एक दिन की बात है, मोहनलाल जी के ऑफिस की आज छुट्टी थी, तो उस दिन मोहनलाल जी अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाजार गए हुए थे। लेकिन वो लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी मोहनलाल जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से शाम होने लगी तो वो लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से मोहनलाल जी अपनी पत्नी के साथ नजर आए। वो उसे किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। मोहनलाल जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी कमला जी को किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी कमला जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी मोहनलाल जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए, शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी किनारे पर खड़ी की और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वो लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 रुपए निकाल कर दे दिए। ये देखकर कमला जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो जी? तो उस लड़के ने कहा, मैम साहब, मेरा नाम भोला है, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं भीख मांग कर खाता हूँ। कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आईं। तो कमला जी ने अपने पर्स से 500 रुपए निकालकर उस लड़के के हाथ में रखे और लड़के के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ये लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम करो, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख मांग कर मत खाना। एक बार भीख मांगने का मतलब 100 बार मरने के समान होता है। कमला जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उनके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और अपने मन में खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे बढ़ गया। वो कुछ दूर ही चल पाया था कि उसने देखा एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो अपने दोनों पैरों से ही कई तरह के करतब दिखा रहा है। उसके इन करतबों को देखने के लिए ढेरों लोग इकट्ठे हो रखे हैं और बीच बीच में तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति भी था जो कि स्वस्थ दिख रहा था। करतब खत्म होने के बाद वो आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वो वहां उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। एक दिन शाम के समय मैं एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। वहां से गुजरते हुए मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक नवजात बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि वो विकलांग था। उन्होंने इसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और ये नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा ये लल्ला था। भोला ने उसकी ये कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए हैं, फिर भी ये लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना करतब दिखा रहा है और पैसे कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं क्यों भगवान से शिकायत करता रहता हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए आंखें दी हैं, तो फिर तो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। नहीं, आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाऊंगा। जब वो आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी अपने आप ही मिल जाती है। बस वही हुआ भोला के साथ भी। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे
कि भीख मांगना 100 बार मरने के समान होता है। इसलिए आज उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था कि तभी उसे एक चाय के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। भोला भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वो चाय वाला बराबर चाय बना रहा है और लोग उसकी चाय को किस हद तक पसंद करते हैं। उसने भी उस दिन उस अंकल की चाय खरीद कर पी, ये देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है, वो चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से पूछा, अंकल जी आप ये चाय का धंधा कब से करते हैं? तो चाय वाले ने बताया कि ये धंधा उनके पिताजी भी किया करते थे। भोला ने सोचा, तभी ये इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले से फिर पूछा, अंकल क्या मैं भी ये धंधा कर सकता हूँ? उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर मेरे सारे बंधे हुए ग्राहक हैं, तो वो तो मेरे पास ही आएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो, बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वहीं पर अपना स्टॉल लगाकर अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली। अब भोला रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोकर भगवान की पूजा करता, भगवान का नाम लेकर चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता, आइए आइए चाय पीकर अपना दिन शुभ बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। भोला ये सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल इंसान हो, उसका भी दिल पिघल ही जाता और उसके पास आकर वो एक कप चाय जरूर पीकर जाता। चाय से ज्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थीं। वो इतने प्यार से बोलता कि कोई कोई चाय प्रेमी तो एक की जगह 2 कप चाय पीकर जाता। कुछ ही दिनों में भोला इतना फेमस हो गया कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम ही रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफी फर्क पड़ने लगा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी भोला चाय वाले की चाय पी कर देखूं। वो ऐसी कैसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वो चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपनी दुकान में बिठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वो उसे चाय का पैसा देने लगे तो भोला बोला, नहीं अंकल, आपसे ही मैंने ये काम सीखा है, इसलिए आप मेरे गुरु हुए और गुरु से कोई शिष्य पैसे ले ये तो शोभा नहीं देता। उस चाय वाले ने सोचा क्यों ना भोला को अपनी परेशानी भी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले ताकि उसके ग्राहक बने रहें। लेकिन भोला की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो भोला से कुछ भी कहें। उनका उदास चेहरा देखकर भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल, आप उदास लग रहे हो? तो वो चाय वाला बोला, बेटा भोला, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानी बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूँगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला बोला, अंकल आप एक बार बोलकर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूँगा। तब वो चाय वाला बोला, भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है ना, तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले से चलता है। मेरा घर यहाँ से पास ही पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पास में ही अपने चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसका उल्टा होने वाला है।
कहकर वो चाय वाला उदास होकर बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, बस इतनी सी बात है अंकल, इस परेशानी को तो हम चुटकी में हल कर लेते हैं। वो कैसे बेटा? अरे अंकल, ना ही मेरा कोई घर है और ना ही परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ। आप निश्चिंत होकर अपना कारोबार कीजिए। भोला की बातें सुनकर वो चाय वाला आश्चर्यचकित होकर भोला को देखते रह गया। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वो मन ही मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। अगले दिन ही भोला ने अपना सारा सामान लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वो यहाँ से कहाँ जाए, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माँ पिताजी की कमी बहुत खल रही थी। काश आज उसके भी माता पिता होते तो उसका भी अपना परिवार होता और वो भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस है कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वो एक दिन वक्त को बदल कर ही रहेगा। उसने अपने आंसू पोंछे और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन बोला, अब आप खुश रहना अंकल, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहाँ भी वो वही लाइन दोहराता जो लाइन वो पहले बोलता था। भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग वहाँ रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और जाकर पिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। ऐसा सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कोई उसकी वो मासूमियत भरी लाइनों को बार बार बोलने के लिए कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार भोला धीरे धीरे वहाँ भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों के लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को अपने घर का ऑर्डर देने लगे, जिससे भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब भोला ने इस शहर में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया और देखते ही देखते भोला चाय वाले की डबल मंजिल से ट्रिपल मंजिल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। उसने एक सुशील संस्कारी लड़की देखकर शादी कर ली। उधर मोहनलाल जी और कमला जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे सुधीर और विनीत अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोनों बेटे अपने माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। जब भी कमला जी का मन करता तो वो अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चले जाते, लेकिन उनके बेटे बहू उनके पास तीज त्योहार पर भी मिलने के लिए नहीं आते थे। मोहनलाल जी तो अपने मन को किसी तरह मना लेते थे कि बच्चों को आज़ादी से जीने दो, लेकिन कमला जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। इसलिए वो बहुओं द्वारा कई बार अपमानित होकर भी पोते पोतियों से मिलने चली जाती। मोहनलाल जी कमला जी की मोह माया को देखकर हैरान हो जाते कि जो औरत दूसरों को जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ये सोचकर मोहनलाल जी मुस्कुरा कर रह जाते। ऐसा नहीं था कि मोहनलाल जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वो भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वो कमला जी को वहाँ जाने के लिए कभी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें अपने बेटे बहू के घर लेकर चले जाते थे, फिर चाहे बहू उन्हें चार बातें ही क्यों न सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था,
लेकिन कमला जी ये कहकर मरहम का काम कर देती थी, अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों के कहने का क्या बुरा मानना। फिर क्या था, मोहनलाल जी भी चुप हो जाते थे। एक दिन दोनों बेटे बहुओं ने अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए कहा, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बुढ़े हो गए हैं, आप लोगों को भी तो अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ की ज़रूरत है। इसलिए आज से आप दोनों हम दोनों भाइयों के पास रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर मोहनलाल जी सब समझ रहे थे। आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान मनोहर के साथ मीठी मीठी बातें करके अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन कमला जी तो अपने बेटे बहुओं की बातों में आकर अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई और अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बुढ़े हो गए हैं, हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों का साथ तो चाहिए होगा ना। अगर कल जाएंगे उससे अच्छा है हम आज ही बेटे बहू के पास चलें। और वैसे भी हमारे पूरे पैसों पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दे दो या बाद में, बात तो बराबर है। कमला जी के बार बार कहने पर मोहनलाल जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह उनका बड़ा बेटा सुधीर अपने बीवी बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी कमला जी बोली, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? सुधीर बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था, अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात की है वो कैंसिल कर देगा, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी सुधीर से बात चल ही रही थी कि तभी विनीत भी अपना बैग और अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकला। तो कमला जी बोली, बेटा क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? अरे नहीं माँ, असल बात ये है कि जिस ऑफिस में मैं काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी उस बॉस का फ़ोन आया था, उसने कहा है अगर मैं आज के आज ही अपने बिजनेस में पैसे नहीं लगाऊंगा तो वो मुझे अपने साझे से हटा देगा, इसीलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। तभी कमला जी बोली, अरे वो सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर जाएगा? इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा सुधीर बोला, अरे माँ आप चिंता क्यों करती हैं, हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए। और आप लोग कहीं दूसरे के घर में थोड़े ही रहते हो, और न ही आप लोगों को हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मज़े से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी टाइम मिलेगा आप लोगों को आकर के ले जाएगा। तभी कमला जी बोली, अरे बेटा हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही तैयार हो जाते। अरे माँ हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हमें बार बार गांव ना आना पड़े। कह करके दोनों बेटे बहू कमला जी के पैर छूकर बाहर निकल गए। कमला जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रहीं कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक मोहनलाल जी तो सोकर भी नहीं उठे थे। जब वे सोकर उठे तो देखा पूरा घर शांत और वीरान लग रहा था। उन्होंने कमला जी को आवाज लगाई, कमला, ओ कमला। जी अभी आई, कहती हुई कमला जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गईं। उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर सूना सूना सा लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? कमला जी ने मायूस होकर जवाब दिया, अजी वो दोनों तो अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था और मुझसे बोलकर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना।
देख रहे हैं जी, हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। कमला जी की निस्वार्थ प्रेम भरी बातें सुनकर मोहनलाल जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है। इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। पर वो अपने बेटों की मक्कारी को भी समझ रहे थे कि वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ नहीं लेकर गए। एक एक करके 2 महीने बीत गए। तभी एक दिन मोहनलाल जी अचानक अपने ही घर में सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई तो कमला जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के ही अस्पताल में लेकर गईं। वहां जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उनके कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना परेशानी बहुत बड़ी हो जाएगी। ज़्यादा देर हुई तो शायद मोहनलाल जी कभी भी अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। डॉक्टर की बातें सुनकर कमला जी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके पास जितने पैसे थे वो सब उन्होंने जमा करवाए। फिर अपनी सहेली सविता को फ़ोन करके उसे सारी बातें बताईं तो सविता जी बोली, अरे कमला, जो पैसे तुमने अपने बेटों को दिए थे अब तो पूरे 2 महीने होने जा रहे हैं। अब तक तो वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहे होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे अपने ही पैसे वापस मांग लो। कमला जी को सविता जी की बात सही लगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे सुधीर को फ़ोन लगाया और उसे सारी बातें बताते हुए रोने लगी। तो सुधीर बोला, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने पैसे दिए थे वो सारे तो मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर विनीत के पास होंगे तो आप उससे बात करके देख लीजिए। मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। कमला जी सुधीर की बातें सुनकर दंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने जिन बेटों को समझदार बता रही थी, समय आने पर वही बेटे ऐसा जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन उन्होंने विनीत को फ़ोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई। तो उसने भी कह दिया, क्या माँ, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर से जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो अपने सारे पैसे अभी बिजनेस में लगा रखे हैं। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही हैं तो मैं कहाँ से ला कर दूँ? मेरे पास तो पैसे की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछे बिना ही फ़ोन काट दिया। अब कमला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं। यही सोच सोचकर कमला जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने और जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगी। उस बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। तो बातचीत के दौरान कमला जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसला कर सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों के पास फ़ोन करके उन पर दबाव डाला कि उन दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि वो उनकी हारी बीमारी में काम आए। और तो और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायर होने के बाद उनसे सारे पैसे भी मांग लिए, और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आई तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुमको अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों द्वारा धमकी देने पर बड़े बेटे सुधीर ने अपने माँ बाबूजी को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर बुला लिया, क्योंकि उसकी पत्नी पूनम घर पर ही रहती थी और विनीत की पत्नी पिंकी ऑफिस जाती थी, इसीलिए वो उनकी सेवा नहीं कर पाती थी। अब मोहनलाल जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया।
वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। सुधीर तो 5 दिन में ही खर्च करके थक गया। उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, माँ, पिताजी के इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्चा नहीं उठा सकता। कमला जी बोली, बेटा, विनीत से बोलकर उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। कमला जी के इतने कहने की देर थी कि उनके बेटे सुधीर का गुस्सा फूट पड़ा। वो क्रोध के मारे चिल्लाता हुआ बोला, क्या माँ, आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर कितना बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, जो आए दिन बस अपने पैसों की धौंस देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको, बता देना, मैं अभी दे दूंगा, और फिर अभी के अभी मेरे घर से निकल जाना, और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चिल्लाता हुआ सुधीर वहां से चला गया। बेचारी कमला जी आंसू बहाती वहीं पर बैठी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम किए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना डालकर जल्दी से अस्पताल जाने के लिए वहां से निकल गईं। वहां जाकर अपने पति को खाना खिलाया। तब तक नर्स ने आकर कहा, मैडम, आप डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, वो कब से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर थी ही नहीं। कमला जी दौड़कर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि मोहनलाल जी के ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख? सुनते ही कमला जी को चक्कर आने लगे। वो मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज मैं अपने पति का कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटे बहू के आगे हाथ भी नहीं जोड़ने पड़ते। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति ने इन नालायकों को पैसे ना दिए होते। लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। सोच कर ही वो रो पड़ी। वो अपने आप को संभालती हुई बोली, सर, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। डॉक्टर बोला, जितना जल्दी करोगे उतना ठीक रहेगा। कमला जी अब क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर वो विनीत के पास फ़ोन करेंगी तो उसका जवाब क्या होगा। फिर भी मरती क्या न करती। उन्होंने हिम्मत करके फ़ोन लगाया। बार बार फ़ोन लगाने के बाद भी उसने कमला जी का फ़ोन नहीं उठाया तो कमला जी ने सोचा, क्यों ना वो उसके घर ही चली जाए, ताकि आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वो समझ जाए। यही सोचकर कमला जी अपने बेटे विनीत के घर जाने के लिए निकल पड़ी। पर जब वो विनीत के घर गई तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उसके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो ये मकान बेच दिया है और कहीं दूसरी जगह घर खरीद लिया है। जब कमला जी ने उसके नए घर का एड्रेस पूछा तो उन्होंने कहा, नए घर का एड्रेस तो हमें नहीं पता है। कमला जी परेशान होकर वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वो कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी कि तभी वो एक कार से टकरा गई। वो कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेज गति से भागने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी तो उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी वाले को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने कमला जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। कमला जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वो पूरे होश में थी। जब उन्होंने उस कार मालिक को देखा तो वो हक्की बक्की रह गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा विनीत ही था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने ही आ रहा था। बेचारी कमला जी, जब उन्होंने विनीत के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने कहा, हाँ तो चल बेटा, जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर पुलिस वाले विनीत से बोले, अरे ये क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो विनीत बोला,
नहीं नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था, तो मेरी टक्कर गलती से मेरी माँ से ही हो गई। अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी माँ पैदल कहाँ घूम रही है? कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? पुलिस वाले ने कड़कते हुए पूछा तो विनीत का तो हलक ही सूखने लगा। लेकिन कमला जी को तो उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया, नहीं सर, मैं तो यहाँ पास ही के मंदिर में अपने पति की सलामती की विनती करने आई थी, और मेरा बेटा तो सच में अपने पिता के पास जल्दी में अस्पताल जा रहा था, इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। कहती हुई कमला जी अपने हाथ पैर में लगी चोट को ध्यान न देते हुए उसके साथ कार में बैठ गईं और जल्दी से विनीत को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने भी विनीत को उस समय सख्त हिदायत दे दी कि अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। विनीत अपनी माँ को टक्कर मारने से और पुलिस वालों की नज़र में आ जाने के कारण डर रहा था, इसीलिए उस समय चुपचाप कमला जी को अस्पताल लेकर चला गया। वहां जाकर देखा तो मोहनलाल जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जब कमला जी ने काउंटर पर जाकर पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है, तो उन्होंने बताया कि एक भोला नाम के व्यक्ति ने उनकी फीस जमा करवाई है और दवाई गोलियों के लिए 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी जमा करके गया है, ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतज़ार भी किया, लेकिन आप आई ही नहीं, इसलिए वो चला गया। कमला जी सोच सोच कर परेशान हो गई कि ये भोला कौन है जो इतनी फीस यूं ही हम अजनबियों के लिए भर गया। मैं तो किसी भोला को नहीं जानती। फिर उन्होंने विनीत से भोला के बारे में पूछा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद विनीत के पिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो विनीत अपने पिता से मिला और अपनी माँ को अपने घर का एड्रेस देकर वहाँ से चलता बना। कुछ दिनों बाद मोहनलाल जी की छुट्टी हुई तो कमला जी ने अपने छोटे बेटे विनीत को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपने अपने ड्यूटी में आए हुए हैं, आप लोग ऑटो करके आ जाइए। कमला जी ने उनका घर देखा भी नहीं था, फिर भी ऑटो वाले को एड्रेस बताया तो उसने उस एड्रेस पर उन्हें पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के ही घर के बाहर भिखारी की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू पिंकी शाम को घर आई और उनको अपने घर के बाहर बैठा तो उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जब वे दोनों अंदर आ गए तो वो उन पर बरस पड़ी। आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको तो मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई नहीं रहता है, बच्चे भी स्कूल के बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण आस पड़ोस में हमारी नाक कट गई है। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में ये कौन भिखारी लोग आए हुए हैं। चिल्लाते हुए पिंकी फिर कमला जी से बोली, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप तो वहाँ अस्पताल में कुर्सी ही तोड़ती होंगी। बेचारी कमला जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो कभी एक दिन भी पेट भर खाना खाया और ना ही रात को सो पाई। फिर भी अपना दुखड़ा किसे बताती, इसीलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गईं। अब तो कमला जी विनीत के घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती। एक दिन रात को मोहनलाल जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही है। वो कमरे के पास गए तो उन्हें बेटे बहू की आवाज़ सुनाई दी। उनकी बहू विनीत से कह रही थी, विनीत, मैं तो कहती हूँ इन बुढ़े बुढ़िया को रास्ते से हटा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तभी विनीत बोला, लेकिन यार, माँ के एक्सीडेंट के बाद से पुलिस वालों ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि इनको कुछ भी होना नहीं चाहिए। अगर इनको कुछ हुआ तो उनके शक की सुई सीधा मेरी तरफ ही आएगी। तभी पिंकी बोली, अरे मेरे भोले पति देव, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी।
किसी दिन अच्छा सा अवसर देखकर इन्हें ऐसी मौत दूंगी कि एक कान की खबर दूसरे कान को पता नहीं चलेगी। बहू की ऐसी बातें सुनकर मोहनलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर कुछ सोच विचार करते रहे। फिर कमला जी को उठाकर सारी बात बताई और पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कब और किसने किया था। तो कमला जी ने उन्हें उस दिन की सारी बात बताई कि किस तरह वो विनीत की कार से टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा। मोहनलाल जी समझ गए कि विनीत उन्हें किस मजबूरी में रख रहा है, वरना वो तो उन्हें अपने पास एक सेकंड भी नहीं रखता। उन्होंने कमला जी से कहा, अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से तो यही अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाएं। वो दोनों आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से निकल गए। चलते चलते सुबह हो गई तो एक चाय के ठेले पर रुककर दोनों ने चाय पी और फिर दोनों गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वो दोनों आंसू बहाते हुए जा ही रहे थे कि तभी उसी रास्ते से भोला भी अपनी कार से जा रहा था। वही भोला जो कभी मोहनलाल जी से भीख मांगता था, पर आज वो 3 मंजिल का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और मोहनलाल जी और कमला जी को गौर से देखा और सोचने लगा कि ये तो वही अम्मा और बाबूजी हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वो तुरंत गाड़ी से उतरा और दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाते हुए बोला, बाबूजी, बाबूजी। मोहनलाल जी को वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने मुड़कर देखा कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जब वो पास में आया तो मोहनलाल जी तो उसे नहीं पहचान पाए और बोले, माफ करना बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी भोला बोला, बाबूजी, मैं आपका भोला हूँ, आपने अपने भोला को ही नहीं पहचाना। और अम्मा, आपने तो मुझे भीख मांगने से मना किया था ना, फिर भी आप मुझे नहीं पहचान पाई। अरे अम्मा, आज आपके आशीर्वाद से ही मैं एक काबिल इंसान बन पाया हूँ। चलिए बाबूजी, आज आपका भोला बेटा आप लोगों को अपनी मेहनत की कमाई खिलाएगा। उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है। अम्मा जी द्वारा दिए गए 500 रुपये और बाबूजी द्वारा दिए गए 50 रुपये से तैयार किए गए कारोबार से आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। आपके ये 550 रुपये का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। भोला की ये बात सुनकर मोहनलाल जी और कमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों भोला के साथ उनके घर चले गए। वहां जाकर देखा तो भोला का ट्रिपल स्टोर बिल्डिंग किसी बंगलों से कम नहीं लग रहा था। मोहनलाल जी और कमला जी उसकी तरक्की देखकर खुश हो गए। बातों ही बातों में भोला ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वो उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा। मैंने वहां रुककर आपका बहुत इंतजार किया, पर आप नहीं आए, और जब दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। अब मोहनलाल जी और कमला जी खुशी खुशी भोला के घर में रहने लगे। वहां उन्हें खूब मान सम्मान मिलता। इधर मोहनलाल जी के बड़े बेटे सुधीर को कैंसर की बीमारी हो गई, जो अब बिस्तर में ही पड़ा रहने लगा था, और छोटे बेटे विनीत को बिजनेस में घाटा होने के कारण वो भी अब नशे में धुत रहने लगा था, जिसके कारण उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए। आज भगवान ने उन दोनों की ऐसी दुर्गति कर दी थी कि अब दर दर भटकने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा था। सच ही कहा गया है, बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। जैसा बीज उन्होंने बोया था वैसा ही आज वो काट रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।